बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग जो यूनिट नंबर 4 को उसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को डिस्कस किया, उससे कुछ टॉपिक्स हो। तो आज हम लोग जो है वो इसके यूनिट नंबर 4 को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स किसे कहा है? देखिए, इसके अगर हम लोग स्टेटमेंट से देखते हैं, उसे और से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। इसके स्टेटमेंट में देखें, अ बॉडी इज बैलेंस, ठीक है, एक बॉडी जो है वो बैलेंस होगी if the sum of clockwise torque या sum of clockwise moment acting on a body is equal to sum of anti-clockwise moment acting on it। एक बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस फॉर्म में हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी, ना तो उसके अंदर रोटेशन पैदा होगी, बिल्कुल एक स्टेट के अंदर रहेगी। वो स्टेट कब होगी? जब उसके अंदर क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा हम लोग उसे देख सकते हैं। हम लोग उसे कैसे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास दो अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बच्चे हैं जिनके वेट डिफरेंट है, हम लोग क्या उन्हें एक ही जो सीसा के ऊपर बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट आर्म को बढ़ा भी सकते हैं और मूवमेंट आर्म को कम करके हम लोग जो है दोनों साइडों में टॉर्क को इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है वो यही कहता है कि एक बॉडी बैलेंस हो जाएगी अगर उसके पास क्लॉकवाइज टॉर्क उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसे देखते हैं कि मैंने एक बार ले लिया, एक बार के अंदर एक वेट यहाँ पर हैंग करेंगे, एक वेट को यहाँ पर हैंग करेंगे। यहाँ से लेके इसका जो मूवमेंट आर्म है और ये इसके अंदर वेट है, इसकी वजह से जो ये टॉर्क पैदा होगा ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, और यहाँ पर इसके वेट की वजह से और इस मूवमेंट आर्म की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस कब होगा? बैलेंस एक सूरत में होगा कि इसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो इस फॉर्म के अंदर जाके ये जो रॉड है ये बैलेंस हो जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा। हाँ, अगर ऐसा है इसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो हम लोग ये देखेंगे ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करके चला जाएगा, तो इसके अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगी। अगर हम लोग ये देखते हैं इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ये देखेंगे ये वाली साइड नीचे हो जाएगी और सिमिलरली ये वाली साइड ऊपर हो जाएगी, तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो शामिल हो जाएगी। इससे रेलिवेंट ही एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में देखें हमारे पास एक वेट जो है गिवन है, एक वेट छोटा वेट गिवन है वो हमारे पास है 10 न्यूटन, और हमारे पास जो बड़ा वेट है वो हम लोगों ने वो भी हैंग किया है, लेकिन वो जो है सेंटर से करीब है, और जबकि जो लाइटर वेट है वो सेंटर से फासले के ऊपर है, वो सेंटर किसमें फासले के ऊपर है? वो 40 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर है, और जो हैवियर वेट है वो 25 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर है सेंटर से। एक मीटर रूल है, एक मीटर रूल से 40 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर लाइटर वेट है हम लोगों ने हैंग किया, जिसका वेट जो है और 10 न्यूटन है, और जो हैवियर वेट है जो कि 25 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम लोगों ने हैंग किया हुआ है, इस वेट की हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये देखते हैं W1 हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, W2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 न्यूटन, और जो ये वाला हमारे पास मूवमेंट आर्म है, ये वाला मूवमेंट आर्म जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हैवियर वेट है जो कि क्लोज किया हुआ है हम लोगों ने, उसका जो मूवमेंट आर्म है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली वो वाला ऑब्जेक्ट जो कि लाइटर है जो कि 10 न्यूटन हमारे पास गिवन है, वो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर है, हम लोग इसे भी जो है मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो 0.4 या 0.40 मीटर हमारे पास आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के तहत क्या है कि हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होने चाहिए। इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होने चाहिए। हम लोग क्लॉकवाइज टॉर्क को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास क्या है कि ये वाला वेट है और ये मूवमेंट आर्म है, हम लोग वेट और मूवमेंट आर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हम लोग जो है क्लॉकवाइज में देखते हैं, क्लॉकवाइज में हमारे पास जो है वेट ये वाला है और मूवमेंट आर्म 40 सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर वाला है, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग इसके W1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका जो ये मूवमेंट आर्म है दूसरे वाली वैल्यू के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और हम लोग हमारे पास W1 की वैल्यू आ जाएगी, W1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 न्यूटन। तो मतलब हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर हमारे पास अनइक्वल वेट्स भी हों हम लोग उसे बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जिसमें मैंने पहले भी बताया कि हम लोग उसके मूवमेंट आर्म को बढ़ा के या कम करके हम लोग उसे इक्वली बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसे कहा जाता है? सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर रोटेशन पैदा नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, उसके अंदर टॉर्क पैदा नहीं होती। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और इसकी डेफिनेशन जो देखें, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स
कि उस ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता, ठीक है, रोटेट नहीं करता, तो बल्कि उसी फोर्स के साथ ही सीधा मूव करके चला जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहलाते हैं। हमारे पास एक बिल्कुल एक रोस्टर है, ये एक चेयर है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसे ऊपर से यहाँ से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि आगे की तरफ ये गिर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसे नीचे वाली यहाँ से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें ये भी पता है कि नीचे से इसकी जो लेग्स हैं स्लिप हो गए और ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ गिर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसे सेंटर से यहाँ से इसे इसका सेंटर ऑफ मास के दरमियान में इसका रिप्रेजेंट हो रहा है, हम लोग इसे यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक दो अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम लोग ने रॉड के साथ आपस में अटैच किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ऊपर से या इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो मुझे ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता हुआ ये आगे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये नीचे वाले जो मैस है, जो हैवियर मैस है, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि आगे की तरफ स्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर से या इसके यहाँ की एक पॉइंट है जहाँ से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, या ना आगे की तरफ होगा या ना पीछे की तरफ होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। फिर हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाला पॉइंट है जहाँ पर अगर हम लोग उस पॉइंट को फाइंड आउट कर लें तो उस ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है, जिन जिन पार्टिकल्स के साथ मिलकर वो बना हुआ, वो सारा का सारा वेट वहीं पर एग्जिस्ट करता है। इसकी डेफिनेशन में देखें, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप लोग इसे फाइंड आउट खुद भी घर में भी करते हैं और इसे प्रैक्टिकली भी करते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कोई स्टिक होती है तो हम लोग उसे बैलेंस करके उठा लेते हैं, और मैंने हम लोगों ने उसे उठाया है, लेकिन एक फिंगर से उठाया हुआ है। एक बुक है, बुक को भी हम लोग जो है दरमियान से यहाँ से उठा लेते हैं। हम लोग वो जो जिस पॉइंट से हम लोग उसको उठाते हैं उसका सारा वेट जो है वो उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करने लग जाता है। उस पॉइंट को हम लोग जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाते हैं। अगर मेरे पास एक देखिए एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल के साथ मिलकर ये बना हुआ है, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स का वेट डाउनवर्ड है। लेकिन अगर मैं इसका जो सेंटर से इसे उठा लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसे उठा लिया, तो मैं ये देखता हूँ इन सब का वेट जो है वो सारा का सारा किसी टिप के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क की भी हम लोग सेंटर से उसे उठा लेते हैं, टिप के ऊपर उठा लेते हैं, तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहलाता है। अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसे भी हम लोग सेंटर से इसके जो है मीडियन और में अटैच होता है, तो हम लोग जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस को इन्हें लिख भी लेना, नीट रजिस्टर पे लिखना है और इन्हें साइन भी करना है। अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।